हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक करने वाले हैं ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ये मैंने एक दूसरा चैनल बनाया हुआ है। मेरा एक और दूसरा चैनल है जिसमें मैं आपको +1 +2 और बीए के जितनी भी सोशियोलॉजी है ब्लैक बोर्ड पर हिंदी मीडियम में पूरे क्वेश्चन के हिसाब से समझाती हूँ। और बीए की जितनी अपनी पॉलिटिकल साइंस है हिंदी मीडियम, वो आपको मेरे चैनल पर दूसरे चैनल पर मिल जाएगी। और हिंदी व्याकरण भी मिल जाएगा। और इसलिए मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन उस पर भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैंने ये स्पेशल जो चैनल बनाया है वो बीएड के तैयारी के लिए बनवाया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएड करना चाहते हैं, तो उसके लिए एंट्रेंस होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बीएड के लिए अलग से चैनल बनाऊँ, ताकि वहाँ पर सिर्फ आपको जनरल नॉलेज की और टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि जितना भी बीएड में आपको सिलेबस आने वाला है सब चीज़, सारे सिलेबस से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाए। आपको कहीं और ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। पूरे थंबनेल पर मैं एक नंबर डालूंगी जिसमें 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ होगा। और वहाँ आपको फिर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि वीडियो नंबर 1 कौन सी है, 2 कौन सी है। पहले से मैं उसमें पहचान के रूप में लिख दूंगी, ताकि आपको कोई ढूंढने में दिक्कत वहाँ पे आपको ना झेलनी पड़े। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बीएड के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाई है। और सीटेट में भी आपको, जैसे अपना ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, और भी ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस और एक और सब्जेक्ट है, तो ये जो चीज़ें हैं जनरल नॉलेज की, वो भी आप यहाँ से आराम से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बीएड के बाद आप टीचर बनोगे या फिर आपने सीटेट का पेपर देना है, तो वहाँ पर भी आपसे जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो भी आता है। तो सीटेट के लिए जनरल नॉलेज पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी ये वीडियो पूरी तरह से हेल्पफुल है, और बीएड एंट्रेंस के लिए तो पूरी तरह से हेल्पफुल है। ठीक है, तो कैसे भी आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं प्राचीन इतिहास। ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को, पूरे 31 क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, आपने ऐसा तो है नहीं कि अभी तक कोई तैयारी नहीं की होगी, तो आपने जितनी अभी तक तैयारी की है, आप अब इस वीडियो को आप अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने इसको ओपन किया है, यानी आप पूरे 30 क्वेश्चन यानी 31 क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करने वाले हो। तो आप जितने भी क्वेश्चन आपके राइट हुए ना, अपने लिए गिन के ज़रूर रखना, क्योंकि आपको इससे पता लग जाएगा कि हाँ, आपने अभी तक कितनी तैयारी की है और कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी तैयारी करनी बाकी है। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हो सके तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं, और नहीं तो आप अपने पास रखिएगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं, आपकी कितनी नॉलेज बढ़ी है, कितनी तैयारी हुई है, वो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आता है कि भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, आर्यभट्टियम या फिर आचारांग सूत्र में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है इसमें भारतवर्ष जो शब्द है इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का आर्यावर्त पड़ा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का जो नाम है वो आर्यावर्त पड़ा। ठीक है, ये तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या कहने की कोशिश की है। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आर्यवर्त के नाम की बात करिए, आर्यवर्त के नाम की बात की है, तो ऑफ कोर्स आर्य लोग आए होंगे भारत में, तभी उनके नाम से ही तो ये नाम पड़ा है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर 1 है सिक्कों का अध्ययन करना, शिलालेखों का अध्ययन करना, महाकाव्यों का अध्ययन करना या भूगोल का अध्ययन करना। यानी पुरातात्विक किन्हें कहा जाता है, यहाँ पे पूछते रहते हैं ना कि पुरातात्विकों के अनुसार। तो बताइए ये किसकी स्टडी करते हैं, क्या सिक्कों की करते हैं, शिलालेखों की करते हैं, महाकाव्यों की करते हैं, फिर भूगोल की करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो पुरातात्विक होते हैं वो शिलालेखों की, यानी पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, कलाकारी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनकी स्टडी जो है वो करने वालों को पुरातात्विक कहते हैं।
नेक्स्ट अपना आता है कि निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि ये दोनों बहुत ही पूछी जाती हैं। और यहाँ पे पूछा है कि खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, क्योंकि आपने +1 या मेरे ख्याल से +2 में हिस्ट्री में ये टॉपिक आया था, वहाँ पर आपको विजयनगर एक चैप्टर मिलेगा, वहाँ पर भी खरोष्टी ब्राह्मी जो भाषा है उसके बारे में बोला गया और वहाँ पर अच्छे से बताया है कि किसने सबसे पहले पढ़ा। आपने वहाँ पे साइन भी है, कुछ लैंग्वेज की पिक्चर भी डाल के रखी है, हो सके तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि किसने सबसे पहले खरोष्टी लिपि को पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रियदर्शी, कॉलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जेम्स प्रिंसेप। ये 3 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसमें उस बुक में इन्होंने अलग अलग चीज़ें की हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका 4 जो है, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। नेक्स्ट है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब ये देखिए, सिक्कों की स्टडी को क्या कहेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 है इकोनोग्राफी, एथेनोग्राफी, एपिग्राफी या फिर ठीक है न्यूमिस्मेटिक्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, मुझे तो एक वीडियो में जो है वो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाने पड़ते हैं, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो बच्चे देखना पसंद नहीं करते, बोर हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से आंसर सोचिए और फिर आराम से आंसर बाद में वीडियो को ऑन करके ले सकते हैं। पर मुझे तो जल्दी जल्दी जो है वो आंसर करवाने ही होंगे, थोड़ा सा फास्ट चलना ही होता है। फिर है हमारा 6th क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पेपर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो 4 वेद आप देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता भी होनी चाहिए। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद अपना ऋग्वेद ही माना जाता है। ठीक है, 4 वेद हैं अपने, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है सरस्वती, गंगा, जमुना या फिर सिंधु। तो 7 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऋग्वेद में सरस्वती जो नदी है ना उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिल जाएगा। और ऋग्वेद कितना पुराना ग्रंथ है आप सोच भी नहीं सकते हो। 8वां क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत जो अपना क्लासिकल म्यूजिक है उसके सिद्धांत की विवेचना किसमें की गई है, यानी किसमें। सिंपल से मैंने बोला था कि 4 वेद मिलेंगे जो कि अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सा ग्रंथ है जो कि संगीत से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सामवेद है इसमें हमें क्लासिकल म्यूजिक के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। और जहाँ तक मुझे याद है ये जो अथर्ववेद है इसमें हमको मेडिसिन्स जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा हो जाता है PDF बनाते टाइम, बाकी सब आगे जाके क्लियर हो जाएगा। फिर है शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है। अब ये तो आपको मुझे लगता है कि फ्री का क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो फ्री का है, बिल्कुल फ्री का है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही एक वेद का नाम दे रखा है तो वो किस वेद से होगा, ऑफ कोर्स वो यजुर्वेद से ही तो बिलोंग करेगा। तो बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिमाग लगा के भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कहीं आप चारों को ढूंढने लग जाओ। जब क्वेश्चन में यजुर्वेद बोल के रखा है तो वो यजुर्वेद से ही संबंधित होगा। फिर है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। मैंने बोला था जीवन का विज्ञान, यानी कि इसमें आपको मेडिसिन की बात करी है, तो इसका उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ पर मिलता है। अब ये भी देखो, ये भी आपको इतना ज़्यादा फ्री का क्वेश्चन दे दिया है कि मैं क्या बात करूं। तो यहाँ पर उन्होंने आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेद का नाम दिया है। आयुर्वेदिक दवाएं आपने सुनी होंगी, तो वो भी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है अपना अथर्ववेद। आपको मैंने पहले बताया कि अथर्ववेद में आपको मेडिसिन के बारे में जानकारी मिलती है और मेडिसिन को हम लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी कहते हैं, तो ये बिल्कुल राइट है। फिर है किस वेद में सभा को नरिष्ट, अच्छा किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलेख, ठीक है,
अनुलंघनीय कहा गया है। यानी हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग सभा शब्द का यूज करते हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा है। नरिष्ठ का मतलब होता है सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा है, इसका ये मतलब होता है। तो किस वेद में कहा है हम लोगों ने, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अथर्ववेद में इसको कहा है। ओके चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से पढ़िएगा। त्रयी नाम है, त्रयी नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो तीनों वेदों का है, धम्म संघ या फिर बुद्ध का है, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का है, या फिर 3 मौसम का है। देखिए आप कंफ्यूजन हो गई स्टार्ट। तो त्रय जो नाम है ना वो अपने 3 ग्रंथों के बारे में है, यानी कि ग्रंथ नहीं वेद, सॉरी, 3 वेदों के नाम को, 3 वेद हैं उनको हम लोग त्रय कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है। यानी सिंपल सी बात पूछी है कि जो वेदों को पढ़ाता है उस अध्यापक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आचार्य, फिर है ऑप्शन नंबर बी अधर, ठीक है, अधवर्यु, या फिर उपाध्याय, या फिर पुरोहित। तो 13 का जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो वेद वेदांग को पढ़ाता है उस अध्यापक को हम लोग उपाध्याय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ये कह रहे हैं सतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, एक ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण, उसमें एक राजा के बारे में बताया गया है। राजा का नाम है राजा विदेह माधव। तो वो किस ऋषि से संबंधित है, यानी उस टाइम कौन से ऋषि उसके टाइम में मौजूद थे। जैसे आपने देखा होगा पहले की जो मेगास्थनीज है वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, तो उसी प्रकार से पूछे कि राजा विदेह माधव के टाइम पे कौन से ऋषि थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है ऋषि भारद्वाज, ऋषि ऋषि विश्वामित्र, या फिर ऋषि गौतम राहुगण। तो याद रखिएगा कि 14 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋषि गौतम राहुगण जो थे वो राजा विदेह माधव के समय से संबंधित थे। फिर उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है भाई, बताइए कि जो उपनिषद शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है पास बैठना, स्वस्वर पाठ, ठीक है, ज्ञान, या फिर हमारे प्रज्ञता, यानी कि इसको बुद्धिमता भी कहते हैं। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा पास बैठना। देखिए किसी को अगर हम लोग को पास बिठाना है तो उसको उपनिषद इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चीज़ों का इस्तेमाल अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं करोगे तब तक थोड़ी चीज़ें याद रहने में मुश्किल हो सकती है। तो आगे किसी को अपने पास बिठाना है तो बोल दो उपनिषद आ जा, यानी कि मेरे पास बैठ जा। इस तरह से यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा, आपको याद करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा है इन्होंने कि सत्यमेव जयते जो है ये कौन से वेद से लिया गया है, ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद से, भगवत गीता से, या फिर मुंडको उपनिषद से, या फिर मत्स्य पुराण से। तो जो सत्यमेव जयते शब्द का इस्तेमाल जितना ज़्यादा किया जाता है ये लिया गया है अपना मुंडको उपनिषद, ठीक है, इससे ये हमारा लिया गया है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब हो गया ऊपर से। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है हमको। मोक्ष के लिए लोग पागल हो जाते हैं, बोलते हैं कि इसकी बलि दे दो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, पता नहीं क्या बकवास चीजें करते हैं, ये अंधविश्वास में डूब के तो पता नहीं क्या पागल हो जाते हैं लोग। तो लिखा है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद, फिर है परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, या फिर उपनिषद। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। तो चलिए 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उपनिषद जो है इसमें हमें मोक्ष के बारे में चर्चा मिलती है, मोक्ष के बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है। फिर है सत्यकाम जावाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है। सत्यकाम जावाल की कथा है जो अनव्याही माँ
होने के लांछन को चुनौती देती है। ये किस में उल्लेखित है? ये जो हमारी सत्यकाम जावाल की कथा है, ये कहाँ पर है, कौन से ग्रंथ में है या कौन से उपनिषद में मौजूद है? ऑप्शन नंबर 1 है जावाल उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद, ठीक है, प्रश्नोपनिषद में, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में, या फिर कठोपनिषद में। तो ये मुझे लगता है कि 18 का जो राइट आंसर है, इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छांदोग्य उपनिषद में जो है वो सत्यकाम जावाल की कथा मिलती है। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, जावाल का नाम आया है तो चलो भाई इसी को राइट कर देते हैं, लेकिन भैया थोड़ी सी नॉलेज ध्यान से रखिएगा। हर चीज़, पहले 2 क्वेश्चंस आए थे जो मैंने आपको कवर करवाए थे, तो वो तो उसी टाइप से राइट हो गए थे, लेकिन हर क्वेश्चन उसी तरह से राइट हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ठीक है, देखिए याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन हमें किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है, पहले आपने देखा होगा कि आपसे वेदों के बारे में पूछा गया था, 4 वेदों से कंटिन्यू कितने सारे प्रश्न पूछे गए थे। अब आप देख रहे हो कि आपसे उपनिषद के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको अगर ये जानकारी हासिल करनी है तो +1 और +2 की जो हिस्ट्री है ना, पॉलिटिकल साइंस नहीं, सिर्फ हिस्ट्री, इतनी सिंपल हिस्ट्री है क्योंकि उसमें सिर्फ लर्निंग के बारे में है। तो अगर आपने जनरल नॉलेज आज तक इकट्ठी करनी है ना, तो सिंपल मैं आपको सजेशन दूंगी, +1 +2 की जितनी भी आपका सिलेबस में जो भी आता है, चाहे पॉलिटिकल है चाहे ज्योग्राफी है, अगर आपने +1 +2 की बुक्स पकड़ ली ना और बस उन्हीं को पढ़ लिया, आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आपको बीए का, आपको छोटी क्लासेस का कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ जनरल नॉलेज जो डाल के रखी है ना, +1 +2 की बुक्स में डाल के रखी है। तो उपनिषद के बारे में जानकारी हासिल करनी है, राजा महाराजाओं के बारे में करनी है, पॉलिटिक्स के बारे में करनी है, एक हिस्ट्री है अपनी हिस्ट्री, जो पॉलिटिकल का सिलेबस है ना, वो हिस्ट्री का एक बुक दे रखी है, +1 मेरे ख्याल से +2 में है, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी जानकारी, बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानकारी मिल जाएगी। तो बस मैं आपको सजेशन करना चाहूँगी NCERT +1 +2 की जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपका एग्जाम में आता है वो उठा लो, बहुत मस्त रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ठीक है, बृहदारण्य उपनिषद जो है ये, इसमें हमको याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 है तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है। चलिए ये संस्कृत आपसे पूछ ली है कि तमसो माँ ज्योतिर्गय, ठीक है, ज्योतिर्गम्य कथन मूलतः किसमें है भाई? उपनिषद का है, महाकाव्य का है, पुराण का है, या फिर षड दर्शन का है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी उपनिषद जो होते हैं उनका ये हमारा एक जो आपने श्लोक पढ़ के हटे उसका है। फिर है किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? ठीक है, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण जो है उसको घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, या फिर श्वेताश्वर उपनिषद में? तो देखिए क्या इसका राइट आंसर होगा, बताइए। मैंने आपको बोला है ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। तो 21 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहली बार किसी वीडियो को सुनोगे ना तो आपको कम से कम 20 में से 5 क्वेश्चन तो पक्का याद हो जाएंगे, तो ये फ़ायदा है। आप जब भी कोई किसी वीडियो को सुनते हो ना, आप कहोगे यार मेरे तो इतने गलत हो गए, लेकिन दिमाग में अगर आपके 30 में से 5 भी ठीक हुए ना तो आपके 5 नंबर की नॉलेज बढ़ी है। ये पॉजिटिव वे में लीजिएगा हमेशा। बच्चे क्या निराश हो जाते हैं कि यार 50 में या 30 में से मेरे सिर्फ 5 ठीक हुए, लेकिन सिर्फ 5 को सिर्फ लगा के क्यों देख रहे हो भाई? 5 ठीक हुए आपको, क्या आपको पता था कि वो 5 क्वेश्चन आपके राइट होंगे? आपको नई जानकारी मिली होगी उन 5 क्वेश्चन से, और जितने भी आपके 25 मान लो आपके गलत हुए हैं तो कहीं ना कहीं आगे वो क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर वो गलत नहीं होगा, आपको फिर आप स्टक कर जाएगा कि हाँ मैंने इसको पढ़ा था, अच्छा इसका आंसर ये था ये नहीं था। तो जितनी वीडियो देखोगे आप उसको भले ही आपको याद ना रहे, टू द पॉइंट अगर वो क्वेश्चन आ गया ना तो आप राइट ही करके आओगे, क्योंकि आपके दिमाग को पता है, उसने देखा है वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं। तो आपको इसलिए कहते हैं कि जितनी ज़्यादा आप वीडियोज़ को देख सकते हो देख लो,
और ये मत सोचो कि आपके कितने राइट हुए हैं या कितने गलत हुए, जितने आपके राइट हुए उसमें खुश रहने की कोशिश करो। ये पॉजिटिव वे में सोचो कि आपके कम से कम इतने तो राइट हुए हैं ना, 5 नंबर तो पक्के हो गए आपके। इस तरह से सोचोगे तो आपको बहुत बेहतर लगेगा, और पॉजिटिविटी के साथ ही अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ने में आसानी होती है, सैडनेस से कभी कुछ नहीं होता। 22वां प्रश्न में रहता है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है, यानी विधि के बारे में पूछ रहे हैं कि मेथड जो होता है, विधि को मेथड कहते हैं, तो हमारा फर्स्ट मेथड निर्माता कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है मनु है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है या फिर सेल्यूकस है। ठीक है, तो इसका जो 22 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मनु जो है ना उन्होंने मनुस्मृति नामक एक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, याद रखना कि मनु जो थे उन्होंने मनुस्मृति नामक एक ग्रंथ लिखा है जिसमें उन्होंने बहुत कुछ बारीकी से बहुत सारी चीज़ें बयां की हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है कि सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। ठीक है, बताइए, ये आपको नाम पूछा है, सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। यदि 4 ग्रंथ के ऑप्शन है, इसमें से पूछा है 4 ग्रंथ में से एक ग्रंथ ऐसा जिसका उपनाम है, और वो ये है। ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, रामायण या फिर महाभारत। तो 23 का जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि महाभारत को हम लोग जो है वो सप्तसहस्त्री संहिता भी कहते हैं। नेक्स्ट अपना आता है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है रामायण को, महाभारत को, गीता को या फिर भगवत पुराण को। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप साइड में देख सकते हो, ये भी दिए गए हैं, लेकिन ये स्पेशली जनरल नॉलेज तो आपको कहीं भी आ जाती है, चाहे किसी भी पेपर में आई हो। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो 24 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा ही जाता है, पता नहीं क्यों एग्जामिनर इसके पीछे पड़ गया। ठीक है, तो पुराणों की संख्या कितनी होती है बताइए, 16, 18, 19 या फिर 21। तो हमेशा ही याद रखना, अगर नहीं पता है तो अभी पकड़ लो इसको कि पुराणों की जो संख्या होती है वो 18 होती है। कितनी? पुराणों की संख्या अपनी 18 होती है। ये भी आपको +1 +2 में मैंने पढ़ा है, वहाँ पर आपको बहुत मतलब उन्होंने पता है कितने मस्त तरीके से लिखा है ना, मैं बार बार तारीफ करे जा रही हूँ इस बुक की, क्योंकि पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, हमारे वेद हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, हमारे महावीर जैन हो गए और विजयनगर हो गया, इतनी चीज़ों को डिटेल में मस्त तरीके से बताया ना, मैं बता नहीं सकती आपको। इबन बतूता अपने आ जाता है, अबुल फजल आ जाता है, ये भी जो पुराने मेगास्थनीज है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य है, इन सभी के बारे में भी बहुत ही डिटेल में बताया गया। तो +1 +2 की जो स्टडी है ना इतनी इंटरेस्टिंग है, बस आपको नॉलेज गेन करने के अंदर तलब होना, तो उसमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है भाई, सबसे ज़्यादा प्राचीन पुराण कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 26 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मत्स्य पुराण। पहले आपसे वेद पूछा था, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहे सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो अपना मत्स्य पुराण सबसे ज़्यादा पुराना मत्स्य पुराण को कहा जाता है। नेक्स्ट है जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आगम, स्मृति, सूत्र या फिर कपाली। तो हमारा जो 27 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो जैन साहित्य है उसको आगम भी कहा गया है, कहा जाता है। फिर है जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है। जो जैन भिक्षु हैं उनके बारे में +1 +2 की शायद कोई हिस्ट्री की बुक है, उसमें आपको जैन भिक्षुओं के बारे में बहुत कुछ बताया, कैसे नियम से वो पूरे दिन को बिताते हैं, कैसे खाना जुटाते हैं। उसमें काफ़ी कुछ है कि उनको एक ही कंबल दिया जाता है, सर्दियों में जो उनको एक ही कंबल दिया जाता है, ज़मीन पे उनको सोना पड़ता है। ठीक है, और भिक्षा मांग कर ही वो खाते हैं। अगर कोई मतलब क्या होता है 4-5 लोग इकट्ठे होकर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, अगर उनमें से किसी एक को
एक किसी एक को अगर 2 रोटी भी मिल जाती है ना, या 1 रोटी भी मिल जाती है, तो वो कभी अकेला नहीं खाएगा, उसको ले आएगा वापस, और जितने भी लोग हैं उनको नहीं मिला है तो उस 1 रोटी को वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा कर करके बांट के खाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एक को मिल गया तो वही खा जाएगा, नहीं। उन्होंने बोला कि आपको जितना भी मिलता है ना, थोड़ा बहुत ही मिलता है, सबके साथ बांट के ही आपको खाना है। तो ये बहुत ही मस्त जानकारी दी गई है, आप वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। तो लिखा है कि जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अंग, ठीक है, फिर है आचारांग, ठीक है, आचारांग, फिर है सूत हो गया, फिर है नाया धमकहा, या फिर टीका। तो 28 जो है इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि आचारांग सूत जो है, इसमें हमको जैन भिक्षुओं के आचार नियम, यानी किस नियम से उनकी पूरी जीवन की दिनचर्या चलती है, वो उसमें सब कुछ वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? ठीक है, किस बौद्ध साहित्य के से हमको मौर्य शासक अशोक जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 है ठीक है, विनय पिटक है, ठीक है, सुत पिटक है, ठीक है, अभिधम पिटक है, या महाभाष्य। याद रखना, ये जो 4 ग्रंथ आप देखने को मिल रहा है ना आपको, ये चारों नाम, ये हमारे बौद्ध साहित्य, यानी कि महात्मा बुद्ध को हम लोग जो है उनसे जीवन से रिलेटेड चीज़ें उनको बौद्ध साहित्य कहते हैं। तो ये जो 4 नाम देख रहे हैं ना, ये बौद्ध साहित्य से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हमको कौन से इन चारों में से अशोक के बारे में जानकारी मिलती है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अभिधम पिटक जो है उससे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। इसमें त्रिपिटक का नाम भी मिलता है। त्रिपिटक जो है उसको 3 ग्रंथों की टोकरी भी कहा जाता है, ठीक है ना, ग्रंथों के 3 ग्रंथों की टोकरी भी जो है उसको कहा जाता है। तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर से वही चीज़ है कि आप +1 +2 की, मेरे ख्याल से थोड़ा सा भूल गई हूँ ना मैं, शायद +2 की हिस्ट्री है या फिर +1 की हिस्ट्री, इसलिए दोनों आपके आसपास कोई पढ़ रहा होगा तो एक बार बुक देख लेना। हिंदी मीडियम में बहुत मस्त से लिखा हुआ है, जो इंग्लिश के मीडियम है उसमें बहुत ऑफ कोर्स वही ट्रांसलेट किया गया है। 30 क्वेश्चन अपना आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चलिए यहाँ पर आपको बोला है, देखिए मैंने आपको बोला था फाहियान है, हुइनसांग है, इतिसंग है, इनके बारे में भी डिटेल्ड जानकारी बहुत मस्त आपको मिल जाएगी। तो ये जो 4 नाम इधर देख रहे हैं ये चीनी यात्री हैं, और फिर है आगमन, यानी कि ये भारत कब आए थे ये आपको मिलान करना है। तो इसमें से ये पूछा है कि कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है। 30 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो इतिसंग है वो 1105 ईस्वी में नहीं आया था। बाकी ये जो 3 आप देख रहे हैं ना, ये अपने टाइम पे आए थे। फाहियान इतने टाइम पे आया था, ये इतने टाइम पे आया था, ये इतने टाइम पे आया था, लेकिन जो इतिसिंह है वो 1105 ईस्वी में भारत नहीं आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? चलिए इधर आप देख सकते हो अरबी लेखक हैं और इधर उनकी रचनाएं हैं। तो पहला है हमारा अलमसूदी, मरूज अल जवाब, मतलब इस तरह से आपको बताना है कि कौन सी एक सुमेलित है, नहीं इनमें से कौन सी एक सही है। 31 का राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अलमसूदी है उन्होंने मुरूज अल जहाब जो है इस बुक को लिखा है। बाकी ये लोग गलत हैं, ये गलत तरीके से मेंशन किया गया है। फर्स्ट ही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने जो 31 क्वेश्चन हैं यहाँ पे मैंने कवर किए हैं, ज़रूर देखना आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, और जितने क्वेश्चन राइट हुए हैं उसमें खुश होने की कोशिश करना, ताकि आपको आगे के पढ़ने के लिए पॉजिटिविटी मिले। और इसी तरह से आप तैयारी करते रहोगे तो सुनने से भी आपको मोस्ट ऑफ तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और बीएड के लिए तैयारी मैं करवा रही हूँ इस चैनल पे। दूसरे चैनल पर अगर आपको जुड़ना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में लिख दूँगी सामने, ताकि आप देख सकें। और इसलिए अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बीएड की मैं टोटल तैयारी, टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर रीजनिंग से लेकर सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर कवर करवा दूँगी। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का दिल करे तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।